नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, जिसमें दोस्तों अपन ने 2 लेसन कर लिए। आज दोस्तों अपन तीसरा लेसन करेंगे, इतिहास जानने के स्रोत। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिनमें मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। यानी दोस्तों, प्राचीन इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए, थोड़ी बड़ी कर लेता हूं दोस्तों इस पीडीएफ को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत तो प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों को संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं? अभिलेख आता है, मुद्रा आती है, स्मारक आता है, कलाकृति आती है, और उत्खनन से जितनी भी सामग्री प्राप्त होती है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ऊपर से ऐसे बना देगा, निम्न में से पुरातात्विक स्रोत नहीं है या निम्न में से पुरातात्विक स्रोत है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों अभिलेख। तो ये देखिए दोस्तों, इधर अभिलेख के बारे में बताया गया है। ये हमें शिलालेखों यानी पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण हुए मिले हैं। तो दोस्तों, जो अभिलेख है वो किस किस पर लिखे जाते हैं? तो शिलालेखों यानी दोस्तों पत्थर पर जो लेख लिख दिया उसको शिलालेख बोल दिया, तांबे पर जो लेख लिख दिया उसको ताम्र पत्र लेख बोलती है या अभिलेख बोलती है। ठीक है। और शैल खड़ी पर लिखे जाने वाले लेख यानी जो शिलाएं होती है उन पर लिखे जाने वाले लेख, पत्थरों पर लिखे जाने वाले लेख यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों पर लिखे जाते हैं उनको पाषाण शिलालेख। और जो दोस्तों अपने जो पिल्लर होते हैं वो स्तंभों पर लिखे जाते हैं जो लेख, उनको स्तंभ लेख। तो इनको दोस्तों ये अभिलेखों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। इधर दोस्तों शिलालेख का एक चित्र दिखाया गया है। फिर देखिए अभिलेखों की उपयोगिता क्या है। तो ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों शैलियों में लिखे मिले हैं। और गद्य और पद्य दोस्तों जो शैली होती है उसको बोलते हैं चंपू शैली। क्या बोलते हैं? चंपू शैली। जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाए उसको बोलते हैं चंपू शैली। देखिए, इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटनाओं की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारियां मिलती है अभिलेखों से। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। अब दोस्तों मैंने आज पहली बार ये पढ़ा है कि प्रशस्ति, जरूर पढ़ा है मैंने प्रशस्ति किसे कहते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। और आज यहाँ पता चल गया दोस्तों राजस्थान अध्ययन के अंदर कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति। और बहुत सारे लोगों को आज ही पता चला होगा ये। तो देखिए दोस्तों, अभिलेखों से हमें राजाओं के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, रानियों के बारे में, सामंतों के बारे में और उनकी तिथियों के बारे में, उनकी जितने भी उनकी घटनाएं थी, युद्ध लड़े या क्या क्या कार्य किया, वो सारी उनकी उसके अंदर जानकारियां मिलती है। ठीक है। प्रशस्ति दोस्तों, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रमुख अभिलेख। तो नगरी अभिलेख, कस्बा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नादसा और बरनाला यूपी स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान
राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नगरीय अभिलेख, कस्बा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नादसा और बरनाला, ये दोस्तों यूप स्तंभ लेख, यूप मैंने यूपी बोल दिया था शायद, यूप का मतलब होता है दोस्तों स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारियां मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण स्वरूप घटियाला का अभिलेख है, ये प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चिरवा का शिलालेख समर सिंह के युद्ध की जानकारी देता है। तो ये दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि चिरवा का शिलालेख जानकारी देता है। तो दोस्तों रावल समर सिंह के युग की जानकारी। नीचे देखिए दोस्तों, ये एक स्मारक दिखाया गया है चित्र के अंदर। अब स्मारक क्या है तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गांगरोण, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। तो ठीक है, इनको स्मारक बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मुद्राएं। तो ये देखिए दोस्तों, इधर मुद्राएं, कई टाइप की मुद्राएं दिखा रखी है चित्र में। तो मुद्राओं तथा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातुओं की शुद्धता, नापतोल आदि से में उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति का सूचक भी है। आहड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांबर और सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिलों आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बर्तन और कलाकृतियां। देखिए उत्खनन से हमें तत्कालिक बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थलों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियां, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। तो ठीक है, कला कौशलों को दोस्तों अपन सहजी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने लायक बनने वाले ये फैक्ट है। देखिए गणेश्वर, ये नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि ताम्र संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। तो गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर से मिले। ये जोधपुरा दोस्तों जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। नोहे कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। यहाँ से दोस्तों प्राप्त काले और लाल मर्द भांड और आहड़ व घिलुंड से प्राप्त पस्त्र, फलक आदि भी कला कौशल देखे जा सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, जोधपुरा स्थल कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। नोहे कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये भरतपुर में पड़ता है। नोहे से लोहे के साग से मिले थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से काले व लाल मर्द भांड, आहड़ व गिलुंड से पस्तर, फलक आदि कला कौशल देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ताम्रपत्र। क्या है? ताम्रपत्र। तांबे के बड़े बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? ताम्रपत्र कहते हैं। इधर दोस्तों देखिए ताम्रपत्र दिखाया गया है। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें
दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, परो, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साहित्यिक स्रोत। अब दोस्तों अपने लाइक पर्सन बढ़ेंगे। ऊपर वाले तो अपन को ऐसे लग रहे थे कौन से काम के हैं, पर काम के ऊपर वाले भी हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहले अपन ने दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा, अब साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों छठी क्लास है, तो छठी क्लास के बच्चे की तरह ही इसमें कंटेंट दिया गया है। देखिए, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञानककृत पृथ्वीराज विजय, तो ये देखिए दोस्तों 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। किसकी? पृथ्वीराज विजय। ये क्या है? एक महाकाव्य है। रचना जयानक से चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? तो जयानक ने की। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो नयन चंद्र सूरी ने की थी हमीर महाकाव्य की रचना। और इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ये दोस्तों किसने लिखी थी? हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। फिर है राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो, अंचलदास खिंचीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट देखिए, ख्याति विषय साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन प्राप्त होता है। नैणसीरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू त्वारीखें यानी इतिहास ग्रंथ दोस्तों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान। याद रखना दोस्तों, एनाल्स एंड एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान, ये रचना कर्नल जेम्स टोड की है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ ली गई है। पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इधर देखिए कर्नल जेम्स टोड, ये महोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, कवि श्यामलदास जी की इधर फोटो दी गई है। और अभिलेख देखिए दोस्तों, ताम्रपत्र या पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, मर्द भांड का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी के बर्तन। वंश भास्कर की रचना किसने की थी? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वंश भास्कर के लेखक कौन हैं? तो सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? तो प्रशस्ति कहते हैं। संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो अपन ने पढ़ा था ऊपरी ऊपर चिरवा का शिलालेख। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर। कल अपन करेंगे दोस्तों राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, चौथा लेसन। तो इन वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, 10 मिनट का वीडियो होगा, दिन में 2 बार सुन लेंगे तो आपको राजस्थान अध्ययन अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो अपने SST है उसके अंदर दोस्तों आज जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें कोई पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया है, अलग से कोई GK नहीं ऐड किया गया है।
हालांकि हमें राजस्थान अध्ययन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो राजस्थान जीके से संबंधित अपने पोर्शन है, एक तो राजस्थान की ज्योग्राफी और एक राजस्थान का इतिहास, तो उसके लिए दोस्तों ये पोर्शन अपन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनने हैं। और पिछले एग्जाम में दोस्तों 14 से 15 प्रश्न आए थे, हालांकि ये वेटेज काफ़ी कम नहीं है, 14 से 15%। और अब दोस्तों बोल रहे हैं कि राजस्थान जी के तो हो सकता है यहाँ से ज़्यादा प्रश्न भी उठा ले, 20% भी उठाए जा सकते हैं 50 में से राजस्थान जी के। तो ये बुक अपन को पढ़नी पड़ेगी और टाइम भी अपन को नहीं लगेगा। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। लेवल फर्स्ट में भी दोस्तों आई होप ये आपके लगते हैं राजस्थान से जीके से संबंधित मैटर, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बाकी विज्ञान मैथ वालों इनको राजस्थान जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करें इस चीज़ में।